मतलब कुल मिला के टीवीएस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सर्विस एक्सपीरियंस भी टीवीएस के साथ हर किसी का ही है, ऑलमोस्ट किसी का अच्छा नहीं है। तो भाई इस टायर का फीडबैक कैसा है? ये टायर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रिप है, अच्छी है इसकी। ग्रिप के मामले में बढ़िया एकदम। हाँ, ये भाई मीटर बहुत देर में ऑन होता है क्या इसका? अभी तक ऑन नहीं हुआ। ये एक ग्लिच है। अच्छा एक चीज और बताओ, जब केटीएम के इंजन विंजन सीज होने वाली खबर निकल कर सामने आई थी LC40 इंजन की, हाँ। तो थोड़ा दिल दहला था नहीं? डरा तो था मैं। जो नई वाली ड्यूक 390 है ना, जेन 3, हाँ वो चला लो और हाँ। इसका भी चला लो, मैंने चला रखा है। फील हो जाएगा अपने आप। पर भाई वो खत्म कैसे हो गए 250-2500 किलोमीटर पे? वो मेरा एक्चुअली ना आगे वाला ब्रेक ज्यादा यूज करता हूं। कितना भी ज्यादा यूज करो 2500 पे तो जाने का सवाल ही नहीं है यार। लोग छपरी कहें तो सालों कहने कोई तो। दिक्कत नहीं है। हाँ। चपरी चलाने वाला बंदा होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है KTM की ड्यूक 250। बेसिकली इस बाइक के ऊपर जब ये लॉन्च हुई थी तो आपके भाई ने सबसे पहले वीडियो डाली थी राइड रिव्यू वाली, तो आप लोगों ने काफी पसंद भी करा था। तो मैंने कहा आज इसके ऊपर एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं। भाई को मैंने बुलाया है, ऑरेंज और व्हाइट कलर के अंदर आती है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, KTM ने जो अपडेट दिया था ना, एक तो ये ड्यूक 250 और ड्यूक 390 जनरेशन 3, दोनों में से मुझे कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वाली बाइक लगी थी। तो आज भाई से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बाइक के बारे में प्रॉपर। चल चुकी है 2459 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ शोभित भाई। तो शोभित भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, मस्त, मजेदार। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो आज बात करते हैं कि भाई KTM ड्यूक 250 क्यों खरीदी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें। तो शोभित भाई एक थोड़ा सा आपका इंट्रो। भाई मेरा नाम शोभित है। ठीक है। मेरा फाइनेंस का लोन का काम है। अच्छा आपका हमारा लोन कराते हैं, होम लोन हो गया, होम लोन हो गया, बाइक पे लोन हो गया, वो वाला बाइक पे नहीं, हमारा प्रॉपर्टी लोन होता है। प्रॉपर्टी लोन का काम है। तो भाई का अपना एक मतलब बिजनेस है कुल मिला के बात ये है ना? ठीक है। तो भाई सबसे पहली तो चीज मैं यही पूछूंगा, ड्यूक 250 से पहले कौन सी बाइक थी? मेरे पास थी अपाची 160 RTR 4 160 अपाचे RTR 4V BS6 वाला। BS6 वाला कब ली थी वो आपने? वो ली थी मैंने 2020 में। 2020 में। हाँ। तो मतलब क्या रीजन रहा जो आपने ये मतलब अपग्रेड करा कुछ TVS के साथ? एक्चुअली उसके साथ दिक्कत ये हो गई थी, मेरा हो गया था एक मेजर एक्सीडेंट। अच्छा मेजर हुआ था। अच्छा। ये लेफ्ट साइड है ना पूरी, ये पूरी डैमेज हो गई। ओ। ये लेफ्ट साइड राइट साइड हल्की डैमेज हो गई। और उसके बाद से ना सर्विस मेंटेनेंस में बहुत चीजें आई। हर सर्विस में मतलब मान लो 6-7 हजार रुपये मेरे लग रहे थे। 6-7 हजार उसमें लग रहे थे 6-7 हजार अपाचे में? हाँ, कम से कम 6-7 हजार रुपये लग रहे थे। कभी क्लच प्लेट टूट जाए, कभी शॉकर बेंड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चेसी बेंड हो जा रही है अपने आप। हाँ। कभी हल्की सी आप ऐसे गिर दोगे ना बाइक, उसका हैंडल बेंड हो जाएगा। अच्छा। हाँ। एक्सीडेंट के बाद से ऐसी दिक्कतें बनी? एक्सीडेंट के बाद से भी, एक्सीडेंट के पहले भी ऐसी दिक्कत हुई कि हल्की सी बाइक ऐसे छुप के गिर गई ना हल्की हाँ। तो हैंडल बेंड हो गया उसका। मतलब कुल मिला के TVS के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सर्विस एक्सपीरियंस भी टीवीएस के साथ हर किसी का ही है, ऑलमोस्ट किसी का अच्छा नहीं है। मतलब मैं ही गलत नहीं रहता TVS को लेके? नहीं भाई TVS के साथ मेरा है अच्छा खासा 3 साल का। अच्छा बेकार? बहुत बेकार, बहुत वो बेकार। ना कभी भी आपको, जैसे आप सर्विस पे लेके जाओगे ना, कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि पूरी दिक्कत कभी नहीं बताएंगे, आपको आधी बताएंगे। और मुझे लगता है कि उनको एक चीज और है, अगर आप उनको कहोगे ना कि भाई मेरी इस हैंडल में दिक्कत है, वो इस हैंडल को छोड़ के पूरी बाइक में ढूंढने लग जाएंगे। हाँ। कि मतलब अरे दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप बोलोगे ना हैंडल में दिक्कत है तो कहेंगे सर आपके हैंडल ही बैंड है, हाँ। आपका शॉकर बैंड है, आपकी टी बैंड है, सब खराब बता दे। बताते हैं। हाँ। एक पार्ट नहीं बताएंगे खराब की, हाँ चलो शॉकर कि मतलब पर्टिकुलर इसी में दिक्कत हो सकती है, मतलब तुक्के पे खेलते हैं वो, है ना? खैर चलो छोड़ो, TVS से हमें क्या मतलब, लोग कहेंगे हर वीडियो में TVS की बुराई करता रहता है, गोली मारो उसे। मैं भी हूँ। आप भी हो? तो भाई अब आप KTM पे कैसे पहुंचे, मतलब TVS छोड़ के? मेरा ऐसा था कि मेरे को ना अदर ब्रांड्स पे जाना नहीं था, बजाज मुझे जाना नहीं था। बजाज का मेरे को था कि डॉमिनार जाऊंगा, अगर ली तो डॉमिनार 400। हाँ डॉमिनार 400, ठीक है। क्योंकि वही आती है जिस बजट में ये आती है, उस बजट में डॉमिनार आ जाती है। ओके। हाँ, तो डॉमिनार लूंगा। फिर डॉमिनार में कुछ अपग्रेड ही नहीं आया। एक उन्होंने एडवेंचर टूरर किट दी थी, उसके अलावा और कुछ नहीं आया उसमें, ना मीटर में अपडेट। वही है, हाँ वही बस वो 5,000 रुपये बढ़ाए थे। 5,000 रुपये बढ़ाए, इसमें बस 1,000 रुपये बढ़े, कुछ शिफ्टर भी मिल गया। इसमें सब कुछ है सब भाई, कुछ मिल गया। इसकी तो बात करेंगे ही। तो फिर आपने एक डोमिनार देखी? डॉमिनार देखी। डॉमिनार मुझे जनरली वैसे बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, इससे स्टेबल डॉमिनार है। एक तो चार्ज की हैवी है और वजन भी भारी है। वजन भी भारी है, पर वो होता है ना, आपको टाइम के साथ देखनी पड़ती चीजें कि क्या अपग्रेडेशन आ रही है, रिक्वायरमेंट क्या बन रही है। रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। 250 ठीक है, ठीक है, अच्छी है। अच्छा। तो मतलब आपने डोमिनार देखी, फिर उसके बाद आप KTM पे आ गए कि चल छोड़ यार KTM ही ले लेता हूँ, खत्म कर कहानी एक बारी, पावर परफॉर्मेंस का मजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग छपरी कहें तो सालों कहने तो। हाँ। चपरी चलाने वाला बंदा होता है, हाँ। बाइक कभी नहीं होती। और KTM एज अ ब्रांड जब बंदा ओन करता है तब समझ में आता है कि ये चीज क्या है। खैर इस बारे में मैं आपसे आगे पूछूंगा, बट उससे पहले आप एक चीज और बताओ, एक लास्ट चीज बाइक की रिगार्डिंग, मतलब ये
कि आपने आर वो भी तो आई थी अभी, क्या नाम है, RTR। हाँ टाइम पे डिलीवरी चालू थी, वरना ले लेते वो। हाँ फिर टीवीएस वाला एक्सपीरियंस याद आ गया। एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था, तो वो शायद नहीं लेते, टीवीएस के बाद तो वैसे मैकेनिक्स नहीं मैकेनिक नहीं है। नहीं है। हाँ एक्सपीरियंस। केटीएम के साथ क्या है कि वो सिर्फ बाइकों के लिए ट्रेंड है, हाँ इसके अलावा वो कोई नहीं छेड़ेंगे। वो बड़ी बाइकों में डील करना जानते हैं, उनको जानते पता है कि हाँ भाई हमें बड़ी बाइक में काम कैसे करना है। केटीएम में क्या है कि भाई मैकेनिक आपका 100 सीसी का स्कूटर भी करता है और वही अपाची भी कर रहा है, तो वो डिफरेंस आ जाता है कहीं। हाँ अच्छा, तो फिर भाई आप फाइनली केटीएम के पास गए, आपने बाइक वाइक देखी, चला वला के देखी, आपको पसंद आ गई ओवरऑल, है ना? क्योंकि भाई बाइक बनाई भी बढ़िया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैंने क्या था ना, उस दिन मैंने देखी थी, मेरे घर वाले कह रहे थे एक बार बुलेट देख लो। बुलेट, मैंने कहा घर वालों को चाहिए थी बुलेट, हाँ। ये बुलेट लेनी है, बुलेट लेनी है। हाँ। मैंने पहले केटीएम शोरूम में गया, मैंने इसकी इसी की टेस्ट राइड ली थी। अच्छा इसी की ली थी? इसी की ली थी, हाँ। कि यही खड़ी थी, हाँ। तो इसी की टेस्ट राइड ली। हाँ। जब मैंने इसे चलाया ना, मैंने कहा बुलेट जाए भाड़ में, यही लूंगा। भाई केटीएम के साथ एक चीज और है, जब तक आप इस ब्रांड को चलाओगे या ओन नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा चीज क्या है। हाँ। और एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, शायद आप पहले केटीएम फैन बॉय थे? नहीं थे, खरीदने के बाद बन गए? हाँ। ये बात मेरे साथ भी हुई है, लोग ऐसा केटीएम का फैन बॉय ऐसा नहीं था, बट अब है। केटीएम अच्छी है, अच्छी ब्रांड है कि अच्छा। एज अ ब्रांड अच्छी है। अच्छा इसी बात पे आप थोड़ा सा पावर परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, क्या अपडेट है ड्यूक 250 का? पावर परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है। 250 सीसी में सबसे अच्छा सबसे अच्छा है। मतलब एक्सेलरेशन की बात करी जाए, भगाने की और बात करी जाए, एकदम ड्यूक क्विक को तो रिस्पॉन्स है। वो कहते हैं इनिशियल किंग कहते हैं, बिल्कुल कहा जाता है कि मतलब जहाँ पे आप थ्रॉटल खोल दोगे भागती हुई नजर आएगी। ड्रैग में इसे कोई रख सकता। सही बात है। सेगमेंट में जिक्सर एसएफ आती है, जिक्सर एसएफ के साथ बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी है, बोलो वाली 3 वीडियो में गाली पड़ चुकी है मुझे। क्यों बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था जैसे जिक्सर एसएफ 250 है, इसके साथ है हाँ बाइक, वो मैं जो नेकेड वर्जन है ना उसकी बात कर रहा हूँ, जो फेयरिंग वाला वर्जन है उसकी बात नहीं कर रहा। फेयरिंग वाला वर्जन इसको टक्कर देगा क्योंकि फेयरिंग है उसमें, पर वो भी नहीं हरा पाएगी, इसे मैंने चला रखी है। वो भी नहीं हरा पाएगी। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जिक्सर जो एसएफ है 250 या आपकी नेकेड वाली जो है, हाँ। उस पर इसका बहुत डिफरेंस। भाई धरती आसमान का फर्क है, वो तो बिल्कुल है। लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन देखे ना ड्यूक 250 के और जिक्सर 250 को लेके, हाँ। तो वो कहते हैं कि जिक्सर 250 एक बार चला के देखो, जब उसकी भाई मैंने चलाई है ना, मेरे को पूछो ना, कोई कुछ पता नहीं चलता। मैं सही बता रहा हूँ भाई, जिक्सर 250 चला लो आप और इसे चला लो। मैं एक फैक्ट बात बता रहा हूँ भाई, केटीएम क्या है कि आप कोई भी ब्रांड चला लो आपको नहीं समझ में आएगी, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन पसंद करते हो, आप इनिशियल पसंद करते हो, आप कॉर्नर करना पसंद करते हो, आप सडनली लेन चेंज करना पसंद करते हो, नैनो सेकंड में जो वो होता है ना कि हाँ भाई डिसीजन लेना है, वो केटीएम ही कर पाती है। भी है और एकदम क्विक रिस्पांस आता है। क्विक रिस्पॉन्स आता है, वो चीज़ हाँ इसी के अंदर मिलेगी आपको, जो बात है एकदम वो और कोई ब्रांड के साथ इतना अच्छे से नहीं मिलने वाली है। अच्छा उसके अलावा ये बताओ, आपने ऐसे बोला कि मतलब ओवरऑल चलने चलाने में बढ़िया, पावर परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब जैसे केटीएम ने इसके अंदर ये नया वाला मीटर दिया है, अभी मैं इसे ऑन ही कर रहा था, क्यों नहीं ऑन हो रहा है इसका? ये भाई मीटर बहुत देर में ऑन होता है क्या इसका? अभी तक ऑन नहीं हुआ। ये इसमें ग्लिच है, ये सही आगे वीडियो, ये इसमें केटीएम की तरफ से एरर है। अच्छा एरर है ये? हाँ। ये ऑन ही नहीं हो रहा है। ये अब ऑफ करोगे ना, मुझे लगा किल स्विच बंद है शायद, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ऑन हुआ है। हाँ। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सब में है? नहीं मेरे में ही है, पता अच्छा नहीं क्यों। अच्छा, दिखाया आपने क्या बोलते हैं? मैंने डाला था, उनको वीडियो भी भेजी थी, हाँ तो वो कह रहे थे कि जब तक ये पूरा बंद नहीं हो जाएगा ना, जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जब तक पूरा खराब नहीं हो जाएगा, तो उनसे कोई आधा खराब है, इसके लिए मेरी गलती है? डालूंगा ना दोबारा। हाँ मेल डाल दो केटीएम में भाई, केटीएम में ऐसे सुनवाई हो जाती है। का नंबर आ गया ना। अच्छा 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 अच्छा, आप मेल डाल दोगे ना तो काम हो जाएगा। मैंने तो बजाज की ऐसी तैसी करी थी गाड़ी, अभी वो भाई मैं स्टार्टिंग में से ऑन कर रहा था भाई, इसकी लाइट भाग गई, ये वाली ये सब भाग गया, बस ये लिखा आ रहा था। मुझे लगा ये क्या पता बाद में आएगा, तो ये ऐसा कब कितनी बार हो जाता है ये वैसे होता तो बहुत कम है, बट ये होता जरूर है, होता जरूर है। तो केटीएम वाले क्या कह रहे हैं इसको लेके? केटीएम में बात करी थी सर्विस सेंटर में, मैंने उनको प्रॉपर वीडियो भी भेजी थी, तो उन्होंने बोला जब तक ये पूरा बंद नहीं हो जाएगा ना, अब सर्विस सेंटर वालों की गलती नहीं, उन्हें भी ऊपर भेजनी होती है, तो उन्होंने ऊपर मतलब ये जो रिसर्च उनको भेजा हुआ, तो उन्होंने बोला जब तक ये पूरा बंद नहीं हो जाता, जब तक हम इसे चेंज नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते यार, तो आधा भी क्यों बंद हो रहा है? वही तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये तो 7,000 की नई बंदे को दो, हाँ। और उसके सामने जो तो बेइज्जती मार देगा। अभी मेरे सामने हो गया ना, अब देख लो ना मेरे साथ, मतलब वीडियो ही बना रहा था एकदम, मैंने ऑन करा, मैंने फिर आपसे पूछा, मैंने कहा ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगा क्या पता किल स्विच ऑन होगा तब शायद पूरा मीटर ऑन हो, वो चीज़ है थोड़ी सी यार गड़बड़ वाली। अच्छा बाकी अब केटीएम ने जैसे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कम कर दिया है, सीट हाइट वगैरह लो कर दी है, सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया है, सीट हाइट वगैरह लो कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों से बाइक को चलाने में जो इसके डायनामिक्स है उनमें कितना फर्क लगता है? इंडिया में कहा था कि एवरेज हाइट ना 5.5 है। हाँ एवरेज। हाँ
ठीक है तो लोग ड्यूक लेने से हेजिटेट करते थे, ऊंची बहुत है, ऊंची बहुत है। मेरी वाली बहुत ऊंची है। हाँ, मैंने पुरानी वाली 250 पे भी बैठा हूँ और 390 पे भी 390 भी चलाई है मैंने। हाँ तो लोग उस पर हेजिटेट होते थे क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा एक तो थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि आप अगर 5.5 हाइट वाला बंदा भी होगा ना और आराम से चला रहे, हमारे ग्रुप में 390 है, जनरेशन 3 वाली, वो हमारे भाई के पास है, उनकी हाइट ऑलमोस्ट ख्याल से 5.5 होगी, 5.5 या 5.6 के आसपास होगी। वो उसे बड़े प्यार से चलाते हैं, बहुत आराम से चलाते हैं, कंफर्टेबल, एक कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ वो चीज तो है भाई, वो चीज केटीएम ने करी है। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, 250 सीसी के होने का एवरेज क्या निकाल के दे रही है आपको? ये मेरे को 27-30 के अराउंड। कैसे चलाते हो, हार्ड एंड फास्ट या फिर नॉर्मल मिक्स कंडीशन में? सिटी के अंदर 28 की और 30 की, हाँ और हाईवे पे देखी? हाईवे पे भी अभी गए, हाईवे पे वही मान लो फिर 30-35 हो गया ना जैसा था। तो सेटिस्फाइंग एवरेज है या नहीं है? हाँ ठीक है। और होनी चाहिए थी। तो अब मैं क्या बोलूँ 250 की बाइक लेके अब एवरेज यार देखो 27-28 ठीक है, 30 की तो वो निकाल के देती है मुझे, वो देखो 200 है वो तो, वो 30 की निकाल के देती है। अब बताओ, तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, चल जाएगा काम, है ना। अच्छा एक चीज़ और मेरे को आपसे पूछनी है, अगर एक बंदा केटीएम खरीदने जाता है तो उससे पहले एक माइंडसेट था आपका कि भाई आज खरीदूंगा, कल के दिन को बाइक के साथ थोड़े खर्चे मेरे एक्स्ट्रा होंगे? हाँ था माइंडसेट? हाँ। क्या? अगर आप केटीएम के साथ जा रहे हो, देखो अब हाथी खरीदा है तो उसे पालना भी पड़ेगा। बिल्कुल, हाथी पालने में खर्चा बहुत आता है, खर्चा आता है। तो वही है मतलब KTM अगर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा आएगा ही आएगा। मतलब ये पहले से एक माइंडसेट था कि हाँ भाई आज मैं बाइक खरीदूंगा, कल के दिन को कुछ चीज़ों के खर्चे के लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा। जहाँ मेरी सर्विस नॉर्मली 1500-2000 में हो जा रही थी, हाँ। उसकी सेम इसका ही पड़ रहा है। फर्स्ट सर्विस मेरी जो उसकी हुई थी अपाची की, आती है 900-950 रुपए की हुई थी, 950। इसकी आई 1725। थोड़ा तो लगा कि हाँ फिर ये है KTM है। फिर भाई देखो पता फर्क कहाँ जाता है, मेन आता है इसका इंजन ऑयल महंगा है। हाँ इसका फुल्ली सिंथेटिक डलता है, फुल्ली सिंथेटिक डलता है। अपाची में क्या है आप नॉर्मल भी डलवा सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। इसका मुझे लगता है इंजन ऑयल ही शायद से 1500 रुपये का होगा आपका। 12 अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा शायद इसमें ही 1.75 ml डाला होगा। डलता है इसमें 10W40 डलता है, 7100 10W40 हाँ। मॉड्यूल। हाँ हाँ तो इसके अंदर जो डलता है उसके में भी मुझे 1.7 उतना ही डलता है। आपके ड्यूक सीरीज में कोई सी ले लो, 125 ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, 390 ले लो, प्राइस सबका ऑलमोस्ट सेम ही आता है। प्राइस ना? हाँ। हाँ 250 और 390 का थोड़ा ज़्यादा है, बाकियों का थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। 250 में और 390 में होता है क्या, इनमें इंजन ऑयल ज़्यादा डलता है ना, तो वहीं से थोड़ी महंगी हो जाती है। बाकी सेम है। मतलब आपकी 1750 रुपये की फर्स्ट सर्विस हुई है। 1725, हाँ मैं ऑलमोस्ट 50 रहा हूँ। मतलब आने वाले टाइम में मान के चलें कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तक की सर्विस होगी इसकी। हाँ। लेबर चार्ज ही 1200 रुपये इनका। लेबर चार्ज आने में टाइम लगेगा इसका। लेबर 16,500 किलोमीटर के बाद आएगा लेबर चार्ज। हाँ लेबर चार्ज भी तो इनका क्या नाम है 1200 रुपये आएगा, 1200 रुपये लेते हैं ये। हाँ। ठीक है वो कोई चक्कर नहीं है। बाकी उसके अलावा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप इस बाइक को लेके चलते हो, चलने चलाने में ब्रेकिंग में कैसी है बाइक और सस्पेंशन कैसा है? बहुत अच्छी है। प्रीवियस वाली ड्यूक है ना जेन 2 वाली, अगर आप उससे कंपेयर करोगे इसकी ब्रेकिंग उससे अच्छी है। मैं करना भी चाहूंगा इसकी कंपेयर, क्योंकि 390 की तो सेम है। मैं इसके बता रहा हूँ अभी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि इसके ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। अच्छा। कंपनी वाले जो मैन्युफैक्चरिंग से आए थे ना, हाँ हाँ, वो नहीं है इसके, जो पर वो- सिंथेटिक आते हैं। पर भाई वो खत्म कैसे हो गए 250-2500 किलोमीटर पे? वो मेरा एक्चुअली ना आगे वाला ब्रेक ज्यादा यूज करता है। कितना भी ज़्यादा यूज़ करो 2500 पे तो जाने का सवाल ही नहीं है यार। मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये जो कंपनी ब्रेक पैड देती है ना, ये अच्छे ब्रेक पैड देती है, बहुत हार्ड एंड फास्ट मारने पे भी 8 से 10,000 किलोमीटर कहीं नहीं गए। मेरे पता नहीं 2500 रुपए वो खत्म हुए। भाई- एक्चुअली ये हुआ था, मैं क्या होता इंटरव्यू देने ठीक है। अपना मम्मी पीछे बैठे थे, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। हाँ। तो गया ऐसे हाँ, थोड़ा करते हैं घर वाले जॉब हाँ। जॉब जॉब, फिर थोड़ा टाइम बाद मानते हैं। तो मैंने ब्रेकिंग अप्लाई करी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे ना आप कंघी पे हाथ मारते ना ऐसे, हाँ तो वैसी आवाज आ रही थी। तो मैं सर्विस सेंटर लेके गया, हाँ, थोड़ी मतलब आवाज आ रही होगी रगड़ के चलने की, है ना? ऐसे ब्रेक मारने पे ये आ रही थी 40 से ऊपर। समझ गया मैं। है तो मैंने सर्विस सेंटर लेके गया, ठीक है। उन्होंने चेक करा तो उन्होंने कहा आवाज तो नहीं आ रही। मैंने कहा 40 से ऊपर लेके जाओ हाँ तब आएगी। हाँ तो फिर उन्होंने ब्रेक पैड चेक करे होंगे ऐसे। हाँ। ब्रेक पैड चेक करने के बाद उन्होंने बोला ब्रेक पैड इससे खत्म हो गया। आपने रीजन नहीं जानना चाहा? मैंने क्योंकि वो भाई पे ट्रस्ट इतना है, आशिफ भाई हमारे सर्विस अच्छा। सेंटर वाले, अच्छा तो वो ऐसा आपको कोई सजेस्ट नहीं करेंगे। मैं जनरली बताऊँ सेक्टर 2 KTM का है सर्विस अच्छा, सेंटर नोएडा। नोएडा का। हाँ वो जो वहाँ पे भाई है ना आसिफ भाई, ठीक है। वो आपको कभी फालतू सजेस्ट नहीं करेंगे।
मतलब फिर भी थोड़ा ना ये चीज मैं थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि 2500 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चलेगा। मैंने अपने ग्रुप में भी भेजे थे, मेरे ग्रुप में भी 3-4 है ड्यूक है, हाँ 390 भी है, सब वो भी है। हाँ, तो वो भी ये कह रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। चांस ही नहीं इतनी जल्दी जाने का। अब पता नहीं वो कैसे खत्म हुआ, मुझे नहीं समझ आया। हाँ यार ये पता नहीं। इंजन ब्रेकिंग भी यूज करी मैंने, हम्म। ब्रेक भी यूज करी, ठीक है फिर भी ब्रेक पैड खत्म हो गया। अब तो नए डल रखे, अब तो पूरे ब्रांड न्यू है एकदम। अभी तो हाँ, पूरे ब्रांड न्यू पड़े हैं अभी तो। सस्पेंशन कैसे हैं? अच्छे हैं, इसके स्टेबल है। स्टेबल है? हाँ गड्ढे वड्ढे फील होते हैं? हाँ नहीं गड्ढे होते, माइनर गड्ढे नहीं फील होते। नहीं फील होते ना। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं KTM के बारे में। जैसे KTM को कहते हैं कि बाइकें बहुत लाइट वेट होती हैं, मतलब चलाने में वजन फील नहीं होता, बहुत हल्की होती हैं। हाई स्पीड में ऐसे कितनी भगाई है अभी तक? 150। ठीक है। 130-140 पे स्टेबल लगती है बाइक? हाँ। ऐसा तो नहीं लगता है मतलब हैंडल में टैंक स्लैपर आ रहा हो, वॉबलिंग कर रहा हो? स्टेबल एकदम। और 150 तक जैसे आपने भगाई, बाइक ने भागने में मेहनत करी या फिर एकदम ऐसे मजाक की तरह गई हो? 140-145 तक तो ऐसे गई है, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला 140-145 से कब में आ गई है। कब में आ गई है? मैं मेरे बगल में चली थी ड्यूक 390 पुरानी वाली। अच्छा वो भी 145-150 का अराउंड। ठीक है ठीक है। तो इतना क्विक था ना कि पता नहीं चला कि 145-150 कब आई। कब आ गई है? वो भी मैंने इसको ये नहीं कि रेड लाइन करी हो, हाँ बिना रेड लाइन करे। हाँ हाँ। अगर रेड लाइन करता तब तो और जल्दी जाती। मतलब कहीं ना कहीं जो ये नए एरोडायनामिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब काम बखूबी कर रहे हैं। क्विक टाइप का बहुत क्विक है, मतलब पावर परफॉर्मेंस बेस्ट है। पावर टू वेट रेशियो अच्छा है। पावर टू वेट रेशियो अच्छा है। अच्छा एक चीज और बताओ, अब जो इसके अंदर KTM ने यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्विक शिफ्टर दे दिया बाई डायरेक्शन, जिसमें अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों चलते हैं, और आपको राइड बाय वायर दे दिया। क्या रिस्पॉन्स है इन दोनों ही चीजों का? ये आप जो नई वाली ड्यूक 390 है ना, Gen 3, हाँ वो चला लो और हाँ। इसका चला लो, मैंने चला रखा है, फील हो जाएगा अपने आप। मैंने चला रखा है। मैं तो बोलूंगा जनता कहेगी ये तो KTM का पागल है, KTM के पीछे। आप बताओ एक बारी। मैं बता रहा हूँ, चलाई है मैंने, तो मैंने भी चलाई थी और अपने दोस्त भी चलाई थी। अच्छा इसको किसी उनसे बहुत स्मूथ है ना? बहुत। और एक चीज और बताओ, इस वाली ड्यूक 250 में और जो जनरेशन 3 वाली ड्यूक 390 है, हाँ। वाइब्रेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसके वाइब्रेशन ऐसे है कि अगर आप आइडियलिंग पे हो हाँ तो है, हाँ जैसे आप थोड़ा रेव करोगे ना, हाँ, थोड़ा रनिंग में आएगी बाइक, थोड़ी रनिंग में आएगी तो वाइब्रेशन फील होगी। 100 तक तो वाइब्रेशन फील ही नहीं होगी। पर जनरेशन 3 में तो बहुत वाइब्रेशन कर दी यार इन्होंने ड्यूक में, 390 में ही। हाँ बहुत है, वो तो जनरेटर कहते हैं उसे। उसको, हाँ उसमें बहुत वाइब्रेशन है भाई। मैं आज ड्यूक नहीं लेके आया मैं अपनी, वरना आपको ड्यूक चलवाता। आप कहते कि यार ये कितनी बढ़िया है। ड्यूक 390 जनरेशन 2 में कोई वाइब्रेशन नहीं, एकदम स्मूथ मक्खन, एकदम टिच। जनरेशन 3 वाली को जो हमारे ग्रुप में ना, हाँ। ग्रुप राइड भी करते हैं, हाँ तो हम लोग चलाते हैं, तो हम तो जनरेटर कहते हैं। और जनरेटर भी, और उसमें तो वॉशिंग मशीन भी तो चलती है यहाँ पे यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी चलती है। इसमें चलती नहीं चलती? नहीं इसमें नहीं चलती। इसमें नहीं चलती, इसकी ठीक है। हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ, जब KTM के इंजन सीज होने वाली खबर निकलकर सामने आई थी LC40 इंजन की, तो थोड़ा दिल दहला था नहीं? डरा तो था मैं भी, मैंने कहा यार। फिर मैंने 2-3 वीडियो भी देखी थी, 250 में भी कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बाइक का इंजन सीज हुआ था 250 का भी। 250 का वो शायद आई थिंक कोई बिहार साइड का बंदा, केरल या पता नहीं किधर बिहार साइड का ही बंदा हाँ था, बिहार उसका- का, वो पता नहीं कहाँ का था, उसका इंजन में कुछ दिक्कत आ गई थी। सीज हो गया था। और एक तो ये दिल्ली का ही हुआ था, इस बंदे दिल्ली का हुआ तो था, जानते ही हैं। उसकी तो कहानी अलग है भाई। हाँ वो तो मतलब ये अभी हमारे ग्रुप में भी हुई है। अच्छा इंजन खड़ी बाइक का इंजन चीज हो गया, हो गया, बदल दिया कंपनी ने? इंजन तो नहीं बदला, उसके कैमशाफ्ट लूज हो गए थे दोनों। अच्छा इंजन नहीं बदल के दिया? इंजन रिप्लेस करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको फिर वो आपको आरसी में चेंज कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस में चेसी जो इंजन नंबर होता है वो दिक्कत आती है। फिर वो तो कंपनी की गलती है ना, वो तो कंपनी की हेडेक है, हमें क्या मतलब? कंपनी ने करके दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। हाँ। ठीक है चलो, मतलब ये है कि KTM अगर गलती कर रही है तो काम कर दे रही है। बाकी एक बार आप थोड़ा सा सीट कंफर्ट बताओ कैसा है? सीट कंफर्ट एवरेज है। एवरेज है एवरेज है, ना, बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। हाँ। और लाइट्स? लाइट्स तो मैं बताऊँ उसकी अपाची से भी बेकार है। बेकार है? हाँ। यार पता है इसकी लाइट ना, यहाँ से आपने इस वाले बोल्ट से थोड़ी एडजस्ट करवा के देखी या नहीं करवाई? आप जब लाइट जलाते होंगे, हाई बीम करते होंगे, बिल्कुल जैसे हम यहाँ सामने खड़े हैं, तो हाई बीम वहाँ ऊपर पेड़ में मारती होगी, देखो उधर मेरे नीचे ही रहती है। नीचे ही रहती है, नीचे ही रहती है। फिर भी नहीं है? फिर भी नहीं है, इसका थ्रो ही नहीं है लाइट का। थ्रो ही नहीं है? रात में घंटे नहीं दिखते, दिन में तो फिर तो है ही बेकार बिल्कुल, फिर तो जीरो ही है। क्योंकि होता क्या है, जब बाइकें नई नई आती है कंपनी में, तो लाइट बहुत ऊपर होती है, एडजस्ट करानी पड़ती है। नहीं, इसकी ऑन ठीक नहीं है। उसकी ऑलरेडी एडजस्ट है, पर फिर भी मतलब बहुत ऊपर जा रही है। हाँ, मतलब ऊपर क्या थ्रो नहीं है, ऊपर सॉरी, मतलब थ्रो ही नहीं है, मतलब LEDs में दम ही नहीं है। नहीं है। ओके तो मतलब लाइट्स के ऊपर KTM वालों सुधर जाओ। लाइट यार हर कंपनी बेकार दे रही है, पता नहीं क्या करने लग गए, कौन से नॉर्म्स आ गए। जो लाइट थी ना, हाँ मेरे पास थी BS6 वाली, हाँ 2020 वाला। हाँ,
उसकी लाइट में और इसकी लाइट में जमीन आसमान का डिफरेंस है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये कोई भी मेरे से कर पाई। पता नहीं यार क्या चक्कर है, मैं समझ में ही ना आती बात। और भाई अब ये केटीएम ने नए टायर दिए, इसके अंदर पहले एमआरएफ का रेव्स आता था, अब इन्होंने एमआरएफ का ये कौन सा टायर दिया, एक बार इसका नाम देखते हैं। स्टील ब्रेस है ये। हाँ स्टील ब्रेस है इसका नाम। तो भाई इस टायर का फीडबैक कैसा है? ये टायर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा Grip है, अच्छी है इसकी। ग्रिप के मामले में बढ़िया एकदम, हाँ मतलब स्किड स्किड नहीं होती, नहीं, कैसी भी रोड हो। कैसी भी रोड गीली, मैंने लीन सूखी। करी है 100-120 की स्पीड पे लीन मारी है, अच्छा, बिल्कुल स्टेबल थी, कोई ऐसा डर नहीं लगा कि हाँ ये फैल जाएगी पीछे से। मतलब फीडबैक के मामले में एक नंबर। एक नंबर। ठीक है, तो मतलब टायर अच्छा है, स्टील ब्रेस जो इन्होंने टायर दिया है, हाँ। टायर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये भी एक मेरे को जानने वाली चीज़ थी। बाकी तो इन्होंने भाई बहुत सारी जगह पे वेट रिडक्शन करा है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह अच्छी कर दिया है। ओवरऑल अगर मैं थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगा, इस बाइक में 2500 किलोमीटर चलाने में आपको प्रॉब्लम्स क्या लग रही हैं? प्रॉब्लम्स तो इसका वो हुई थी एक, तो आरपीएम ना इसके स्टक हो रहे थे बीच में, कैसे? 2500 आरपीएम पे ये लॉक हो जा रही थी अपने आप ही। ऊपर रैम नहीं ले रही थी? नहीं, इससे नीचे नहीं आ रही थी, डाउन नहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चाहे आइडल पे, आपको- आइडल पे 2500 रुक रही थी। चाहे आप इसे कोल्ड स्टार्ट कर दो, हम्म, मैं चला रहा था, ये मान लो अगर मेरा 62 में है, अगर मैं नोएडा सेक्टर 8 जाता हूँ, हाँ। तो वो नोएडा में एक सेक्टर का बहुत लोचा है, हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा है, तो वो मान लो 5 से 10 किलोमीटर का है हाँ difference। ठीक ठीक ठीक। उसमें भी वो डाउन नहीं जा रहा था, फुल स्टार्ट देने के बाद भी आरपीएम एक मतलब 2500 रुके ही जा रहे थे। रुक ही जा रहा अच्छा, था। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब सॉफ्टवेयर अपडेट आया इसका, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अच्छा, उसके बाद मेरे पे केटीएम आरएटी हेड का भी फोन आया था। सामने से? हाँ, सामने से उनको खुद फोन आया था मेरे पे, प्रशांत अरोड़ा नाम है। अच्छा, तो उनका फोन आया था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा वो आरपीएम वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो हर टूट की मारी थी problem। तो मैंने कहा हाँ आई थी, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो ठीक होगी। मैंने कहा आप तो नहीं आया, ठीक है। मतलब केटीएम वाले अब अपनी बाइक को लेके सीरियस है। हाँ, अभी वो जब से उनके इंजन चीज जब से नाम खराब हुआ थोड़ा सा, खराब हुआ है ड्यूक का, जनरेशन का, जब से वो थोड़े सीरियस हो गए। अब तो थोड़े सीरियस हो गए यार। बाकी अगर ओवरऑल भाई मैं आपसे पूछूं 10 में से आप इस बाइक को कितने नंबर दोगे? 8 8 नंबर। ये 2 क्यों काटे हैं? तो दो मैंने इसलिए काटे क्योंकि एक तो इसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशंस हैं, और ठीक है, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो मेरे को लगा था ना तो प्रॉब्लम, एक वो मीटर वाला उसके चक्कर में काटा। बाकी बाइक बढ़िया बाकी बाइक बढ़िया है ना? हाँ। बाकी ओवरऑल आप अगर कोई बंदा लेने का प्लान कर रहा है, सजेस्ट करोगे कि हाँ भाई ले लो? हाँ, गुड टू गो, आग बंद कर। आंख बंद करके ले लो, बिंदास, बढ़िया चीज है, बिना किसी टेंशन के, है ना? हाँ तो सही है यार, ओवरऑल केटीएम में से बाइक वाइक सही बना रहे हैं। हाँ, जेन्युइनली इसका जब इंडिकेटर का ये सिस्टम है ना, हाँ ये इतना स्मूथ है, आप हल्का सा यूं करोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, ये तो है भाई, ये चीज तो है भाई इसके साथ। हाँ बहुत लाइट है यार, बहुत स्मूथ है। बहुत लाइट है, और बटन की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। हाँ, मतलब ऐसा बस इनको एक चीज करनी थी, एक ही जिन्होंने लाइटिंग्स जो दी है ना, हाँ, इसमें दी है और यहाँ दी है। ये इसको- थोड़ा इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। मेरी वाली ड्यूक में इन सब पे आती है। हाँ पुरानी वाली में सबसे आती है, इन्होंने इसमें नहीं आती। ये थोड़ा इन्होंने करा है कि इसमें भी लाइट नहीं दे रखी है, और इसमें भी लाइट नहीं है, इसमें भी लाइट नहीं है, बस इसमें है और इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। थोड़ा सा इन्हें ऐसा है कि सुधरने की जरूरत है केटीएम वालों को। तो देखो रह ही जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कुछ तो करेंगे ही भाई, इनके दर्द भी तो रहता है। बाकी तो चलो भाई, यही एक डिटेल्ड वीडियो था शोभित भाई का। तो शोभित भाई थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें बताई ऑलमोस्ट। कुछ अगर रह गया होगा तो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे, है ना? बाकी इस बाइक के ऊपर और कुछ वीडियो देखनी है, किसी बाइक से कंपैरिजन तो बता देना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।